हेलो दोस्तों। और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आज हिंदी। एक्चुअल मैं पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, आप लोगों को सिलेबस थोड़ा डिस्कस करूँगा क्योंकि सिलेबस बहुत ही वास्ट है इसका। तो पहले तो मेरी क्लास का नाम देख लीजिए आप लोग, गुरुकुल क्लासेस सागर नाम से है जो यूट्यूब पे, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा मोटिवेट कीजिए मुझे भी पढ़ाने के लिए। एक्चुअल में मेरी पहली क्लास है और मैं इसलिए पहले हिंदी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट ऐसा है जो वो सभी एग्ज़ाम में आ रहा है आजकल के बड़े एग्ज़ाम, जैसे कि एसआई है, पटवारी है और एमपीपीएससी मेंस है। हम लोग एमपीपीएससी मेंस का ही सिलेबस देखेंगे, लेकिन उसके साथ ही हम लोग एसआई और पटवारी के लिए भी बताते जाएंगे कि क्या क्या एसआई और पटवारी में आता है। और लगभग सेम ही सब सिलेबस, मुहावरे, कहावतें, विलोम, समानार्थी, ये सब एसआई में भी आती हैं और एमपीपीएससी मेंस में भी आती हैं। समास, संधि, विराम चिन्ह, संक्षेपण, पल्लव, संक्षेपण और पल्लवन की एमपी एसआई और एमपी पटवारी में सिर्फ सिद्धांत वगैरह पूछे जाते हैं कि सिद्धांत क्या है इनका, यानी लिखने वाला सिस्टम तो सिर्फ एमपीपीएससी मेंस में ही रहता है। तो लिखने के लिए तो हम सिर्फ संक्षेपण और पल्लवन एमपीपीएससी मेंस में ही है, लेकिन सिद्धांत याद करके संक्षेपण और पल्लवन हम अच्छे से कर भी सकते हैं। और सिद्धांत अगर याद कर लेंगे तो वही पॉइंट डायरेक्ट सीधे के सीधे पॉइंट उठा के एमपीएसआई और पटवारी में पूछे जाते हैं। तो हम सिद्धांत तो याद करेंगे ही, साथ में उसके समास संधि की मैं गारंटी लेता हूँ कि 1% भी आपकी समास और संधि गलत नहीं होगी, क्योंकि मुझे समास और संधि इतने अच्छे, पूरी हिंदी अच्छे से आती, लेकिन समास और संधि मैंने कम से कम 100 या 200 बच्चों को पढ़ाए हैं जब मैं इंदौर में रहता था। तो वहाँ पे सभी दोस्त मुझसे समास या संधि पढ़ने के लिए हमेशा आते थे, क्योंकि सबको पता था कि समास और संधि तो मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से आती हैं और नई नई ट्रिक हैं जो मुझे पता है समास और संधि याद करने के लिए। तो मैं आपको वो ट्रिक भी बताऊँगा और देख लेंगे आगे। विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह में कुछ नहीं है, थोड़ा बस उसकी डेफिनेशन याद करेंगे और विराम चिन्ह का उपयोग कहाँ होता है वो देखेंगे। पहली मेन चीज़, हम पूरा सिलेबस पे ध्यान दे लेते हैं। मेंस में क्या क्या सिलेबस है हिंदी का। हिंदी के सिलेबस में पहले हमको पढ़ना पड़ेगा समास, फिर उसके बाद संधि। समास में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत है, आराम से हो जाएगा बिल्कुल। एक समास भी हम पूरे उदाहरण भी याद करवाएंगे उसके आपको, और डेफिनेशन तो ऐसे याद करवा देंगे जैसे कि आपने पहले लगभग 2-3 साल से पढ़ रहे हो। समास हो जाएगा हमारा कंप्लीट। संधि भी ज़्यादा कुछ नहीं है। संधि 3 प्रकार की संधि होती हैं, उसमें स्वर संधि के टाइप पढ़ेंगे हम। व्यंजन संधि के कुछ उदाहरण रहते हैं अलग अलग, उसमें व्यंजन संधि में थोड़े हम लोगों को पॉइंट याद करना पड़ेंगे, क्योंकि व्यंजन संधि एक ऐसी संधि है जो सब पे गलत होती है। सिर्फ स्वर संधि में उतनी गलतियाँ नहीं होती, व्यंजन संधियाँ में ज़्यादा गलती होती हैं। और विसर्ग संधि भी देख लेंगे। प्रारूप लेखन में जो अपना एमपीपीएससी मेंस है, एमपीपीएससी मेंस में प्रारूप लेखन का यानी लिखने के लिए आता है, और एमपीएसआई में कभी कभार 2 या 3 नंबर के जो प्रारूप लेखन के सिद्धांत रहते हैं उसमें पूछ लेते हैं कि आप लास्ट में क्या लिखते हैं, भवदिया लिखते हैं इसमें, अपने मित्र के लिए आप पत्र लिख रहे हैं तो उसमें क्या लिखेंगे आप, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन एमपीएसआई में भी आते हैं। और आप लोगों ने देखे भी होंगे 2 या 3 साल पहले जो एमपीएसआई का पेपर हुआ था उसमें थोड़े प्रारूप लेखन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और हाँ, इसमें प्रशासनिक शब्दावली पूछी जाती है, क्योंकि आप एमपीपीएससी मेंस से एक बड़े अधिकारी बनने जा रहे हैं और आपसे कोई थोड़ा इंग्लिश मीडियम वाला आ जाएगा और कुछ इंग्लिश मीडियम की शब्दावली आपसे बोलेगा, तो आप सोचते रहे डिक्शनरी निकाल के देखेंगे कि अरे इसका इसने बोला है तो उसका मतलब क्या होता है। तो हम लोग इसलिए एमपीपीएससी मेंस के सिलेबस में डाला गया है प्रशासनिक शब्दावली, क्योंकि हमें इतने बड़े पद में, अगर आप डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, तो उसमें थोड़ी इंग्लिश की गलती की वजह से आप अपनी यानी उस पोस्ट को नीचा ना देखना पड़े, इसलिए आपको पूरी प्रशासनिक शब्दावली याद करवाते हैं। और मुहावरे, कहावतें, ये तो आपको पता होगा, पटवारी में भी जो 20 नंबर का सिलेबस रहता है पटवारी में हिंदी का, उसमें भी मुहावरे और कहावतों के 1-1, 2-2 नंबर से पूछे जाते हैं। विलोम भी पूछे जाते हैं, समानार्थी, और यही सब एमपीपीएससी मेंस में भी है। पहले अभी का जो मेंस का सिलेबस है उसके हिसाब से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 3-3 नंबर के एक मुहावरे और कहावतें पूछी जाती हैं। कुछ नहीं, एक लाइन में आप 3 नंबर अगर पा रहे हैं तो बहुत ही सरल है। मुहावरे और कहावतें मैं आपको एक बुक बता दूंगा, उसमें आपको सारे मुहावरे और कहावतें मिल जाएंगी, और इनको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है। अच्छे से अगर याद किया जाए तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है मुहावरे और कहावतें। और एक
एक चीज़ रहती है, अगर इनको हम सिर्फ रटेंगे तो रटने में काम नहीं चलता। मुहावरे और कहावतें पढ़ो और आप अपनी इनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो। आप कहीं भी बैठे दोस्तों के साथ तो कोई भी मुहावरा बोल लो, उसको कहावत बोल लो, तो आपको उसको लगेगा भी कि हाँ यार ये ज़मीनी स्तर पर जुड़ा है, मुहावरे और कहावतें सब जानता है। उसको तो पता नहीं है कि हम मुहावरे और कहावतें पढ़ रहे हैं हमेशा। तो मुहावरे और कहावतें तो हमें अपनी ज़िंदगी में याद रहना ही चाहिए, क्योंकि थोड़ा सही रहता है। और विलोम और समानार्थी, विलोम भी मेन चीज़ें ऐसी हैं कि इनको प्रैक्टिस चाहिए। मुहावरों में प्रैक्टिस चाहिए, कहावतों में प्रैक्टिस चाहिए। विलोम शब्द और समानार्थी जो जितने भी शब्दावलियाँ हैं इनमें तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस का ही काम है। और आपको कुछ इसमें यानी रटने वाला ज़्यादा काम नहीं है। रटने से क्या होता है कि एक तो है नहीं, ये 300 400 की लिस्ट मिलेगी आपको डायरेक्ट, तो रटने से काम नहीं चलेगा। इनमें क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगी। शब्द युग में है, शब्द युग में भी अपन को एसआई में आते हैं, एमपीपीएससी मेंस में आते हैं, और पटवारी वाले को उस पेपर में भी आते हैं। तत्सम तद्भव, संस्कृत के शब्द तत्सम, और जो हिंदी अभी के हिंदी के शब्द हैं जो संस्कृत से बदल के हिंदी में हो गए हैं तो वो तद्भव। तो सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है, छोटा सिलेबस है हिंदी का। और सिलेबस ऐसा है कि आप एक बार अच्छे से सिलेबस याद कर लो पहले। और जो हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी जैसे हिंदी, तो ये तो आपको क्या अंग्रेजी के जब आप थोड़ी डिक्शनरी पढ़ेंगे तो डिक्शनरी में पता चलेगा आपको कि भैया हमें इंग्लिश के शब्द आते हैं कि नहीं। तो एक काम कीजिए आप, हम आपको डेली प्रशासनिक शब्दावली 10 या 15 बताएंगे जो इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी रहेंगी, और हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी। इसके लिए आप एक काम कीजिए, डिक्शनरी उठा लीजिए कोई सी भी अच्छी। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी तो बहुत बड़ी हो जाती है, छोटी डिक्शनरी उठाइए, उसमें जो भी मेन शब्द रहते हैं उनको याद कीजिए। क्योंकि अगर हमें हिंदी से अंग्रेजी थोड़ी भी नहीं आती होगी तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये 15-15 नंबर के रहते हैं, 30 नंबर का, 20 नंबर का। और अभी थोड़ा सिलेबस चेंज हो गया तो उसमें छोटे छोटे कर दिए हैं, लेकिन इनमें ज़्यादा नंबरिंग भी वैसी नहीं होती। अगर आपको थोड़ी इंग्लिश आती है तो अच्छे खासे नंबर मिल जाते हैं हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी। तो आप ये वाला सिलेबस तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई आपको सहायता नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें आपको डिक्शनरी की सहायता लेनी पड़ेगी और थोड़ी टेंस वगैरह पढ़ने पड़ेंगे। टेंस ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़े टेंस तो आपको आना चाहिए कि हैव कहाँ लगाना, हैज कहाँ लगाना। अब अगर थोड़ा आप इतनी ग्रामर की गलती करेंगे तो फिर तो नंबर उतने अच्छे नहीं मिल पाएंगे। और प्रारूप लेखन में आपको सब कुछ बताएंगे, शासकीय पत्र क्या होते हैं, अर्धशासकीय पत्र क्या होते हैं, इनके सिद्धांत क्या हैं, और पत्र परिपत्र इनमें क्या रहता है, इनका फॉर्मेट रहता है सीधा। शासकीय पत्र का फॉर्मेट क्या है, अर्धशासकीय पत्र का फॉर्मेट क्या है। अगर आपको फॉर्मेट पता चल गया तो आपको कोई से इन सब का फॉर्मेट याद कर लो, एक बार लिख के 10-10 बार देख लो फॉर्मेट अच्छे से, और थोड़ी प्रैक्टिस, पुराने पेपर उठाओ अपने और थोड़ी उसकी प्रैक्टिस कर लो। तो ये पत्र वगैरह भी कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। और इनका नंबर का वेटेज हम आपको जब एक एक चीज़ पढ़ाते जाएंगे, समाज कितने नंबर का आ सकता है, पुराने पेपर में कहाँ कहाँ समाज के क्वेश्चन आए हैं, और संधि कहाँ कहाँ से पूछी जाती है, कैसी संधि पूछी जाती है, संधि के एक एक उदाहरण बताएंगे आपके लिए। और बुक भी बता देंगे आपको कि समाज किससे अच्छे से पढ़ने में मिलेंगे, संधि किससे। और एक चीज़ बताएं आपको, जो विलोम शब्द हैं, समानार्थी हैं, और कहावतें, मुहावरे, इन सब के लिए आपको एक किताब लेना पड़ेगी। वो हेराल्ड नाम से मिलती है, मार्केट में मिल जाएगी, 150 या 200 रुपये की बुक मिलेगी, हेराल्ड। तो इसमें विलोम और समानार्थी, कहावतें, मुहावरे इतनी ज़्यादा दी हुई कि इनसे बाहर जा ही नहीं सकता पेपर। तो आप एक बार इन सब को पढ़ने के लिए हेराल्ड की बुक ज़रूर लें, क्योंकि हेराल्ड में बहुत ही ज़्यादा दिया हुआ है ये सब, और लगभग 3 नंबर का रहता है, 1 लाइन का क्वेश्चन रहता है पूरा, 1 लाइन में पूरा आंसर हो जाता है। तो 3 नंबर मिल रहे हैं अगर इतनी सी छोटे उसमें, तो हमें पहले इन सब चीज़ों को कंप्लीट करना चाहिए। और इसलिए मैंने आप लोगों को हिस्ट्री या पॉलिटी से सब्जेक्ट चालू नहीं करवाए, क्योंकि हिंदी सिलेबस में बहुत छोटा है, और अगर हम इस पर 15 से 20 या 30 दिन, 1 महीना अच्छे से तैयारी कर दें तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो देख लीजिए। और आप इसमें पल्लवन संक्षेपण में क्या है, पल्लवन में तो हमें विस्तार करना पड़ता है, संक्षेपण में उसको संक्षेप करके लिखना पड़ता है। इनके सिद्धांत रहते हैं, कुछ 10-10 पॉइंट हम आपको याद करवाएंगे, 10-10 पॉइंट याद कर लेना। उसमें आपको बताएंगे कि 1/3 करना है इसका, ये करना वो। तो पल्लवन संक्षेपण में आपको क्या है, आपकी भाषा पे पकड़ होना चाहिए। हिंदी भाषा पे अगर अच्छी पकड़ है तो आप संक्षेपण में पल्लवन अच्छे से कर सकते हैं। और मैं थोड़ा सेटअप जमा रहा हूँ, अभी तो मैं एक कुर्सी पे बोर्ड रख के पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी रूम एक तैयार करवा रहा हूँ, वहाँ पे लाइटिंग वगैरह कुछ हो जाए, बोर्ड भी लग जाएगा तो फिर अच्छे से तैयारी चालू करेंगे हम। और हिंदी में और आपको
बस यही सब है हिंदी में, और थोड़ा और सिलेबस है तो वो और आप डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हम सोच रहे हैं कि जो प्रशासनिक शब्दावली है इसको भी आप डेली 10 मिनट दें हम लोग, और मुहावरे कहावतें इनको थोड़ी एक एक नज़र फेंकते रहें आप लोग। एक एक पेज पे कम से कम 20 या 30 मुहावरे कहावतें रहती हैं, तो एक एक पेज निपटाइए आप उनको डेली, और थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए। आप ये मत समझिए कि हम MPPSC मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमें अपनी बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लगाना चाहिए। आप ऑब्जेक्टिव लगाइए, और उससे आपकी MPSI की तैयारी आप कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव लगाने से ये रहता है कि अपने मन में बना रहता है कि हाँ भाई मैंने इधर वो ऑब्जेक्टिव टिक किया था, तो थोड़ा समझ में आ जाता है। तो मुहावरों और कहावतों का अपन ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ लिख के ही देखें, हमें ऑब्जेक्टिव भी लगाना चाहिए। और विलोम और समानार्थी का वही सेम है। शब्दयुग्म में मैं डेली एक काम करेंगे, विलोम समानार्थी 5-5 डेली मैं आपको बताऊंगा। आप लिखना चाहें तो लिख लेना, लेकिन नहीं लिखना चाहें तो आपको बुक है ही हेराल्ड से आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। मैं भी उसी में से पढ़ता हूँ और उसी में से आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो इतना ही सब है। और हम इसके बाद MPSI की भी तैयारी कर लेंगे इससे, और पटवारी की भी तैयारी कर लेंगे, और मेंस की तैयारी चल ही रही है। तो मैं आपको थोड़ा वैसा लिखवाने का नहीं सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा। इधर लिखने का काम आप अपने घर पे कीजिए खुद से, समझाने का काम, क्योंकि हिंदी ऐसी है कि अगर समझ में आ गई तो हम लिख तो खुद सकते हैं। बुक इतनी सारी आती है मार्केट में, आप अपना सिलेबस देख लीजिए। पुराने पेपर तो हम डिस्कस करते ही जाएंगे साथ में, तो उसमें आपको पता चल जाना चाहिए कि संधि से कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। संधि से जैसे पूछ लिए स्वर संधि का कोई सा टाइप पूछ लिया कि यण स्वर संधि की परिभाषा बताइए, उसका एक उदाहरण लिखिए, तो आपको यण स्वर संधि की परिभाषा भी लिखना चाहिए और उसका एक उदाहरण। और अगर उदाहरण नहीं भी पूछा तो भी उदाहरण लिख दो, तो क्या है, थोड़ा इम्प्रेशन थोड़ा अच्छा जमता है उससे। और संधि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और संधि को मैं आपके लिए ट्रिक से पढ़ाऊँगा। इसकी एक एक ट्रिक बताऊँगा, संधि तो आपकी एक भी गलत नहीं होगी। और समास हम पहले कम से कम 4 या 5 लेक्चर में संधि और समास ही डिस्कस करेंगे। तो इसमें देख लीजिए आप क्या क्या है। और हिस्ट्री चालू करेंगे उसके बाद, और हिस्ट्री के बाद मेरे एक सर हैं, खान सर हैं, और खान सर वो आपको एथिक्स पढ़ाएंगे। एथिक्स में बहुत ज़्यादा मास्टर हैं वो, और एथिक्स में भी उनसे ही पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि एथिक्स भी ऐसा सब्जेक्ट है जो कम सिलेबस है और नंबर ज़्यादा हैं। अगर आप हिस्ट्री उठा लीजिए, पॉलिटी उठा लीजिए, तो इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा हैं और नंबर बहुत ज़्यादा कम है। अगर हिस्ट्री का पहला पेपर पढ़ते हैं आपको, तो उसमें MP की हिस्ट्री अलग पढ़ना पड़ेगी। वर्ल्ड हिस्ट्री अभी के मेंस के सिलेबस में आगे वाले 2021 में जो प्री होगा तो उसका तो शायद मेंस में ये वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं रहेगी, लेकिन अभी का जो पेपर है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री है, MP की हिस्ट्री है, भारत की हिस्ट्री है। और जो अगले वाला पेपर होगा 2021 का मेंस, उसमें MP की हिस्ट्री को बहुत बड़ा कर दिया गया है, एक एक रियासतें पूछी गई हैं। अगर हम हिस्ट्री जब चालू करेंगे तो उस टाइम पे हिस्ट्री का कंपैरिजन कर लेंगे, क्या क्या चेंज हुआ है और क्या क्या हमें आगे पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या नहीं। तो अभी तो मैं यही कह रहा हूँ कि थोड़ा स्टार्ट हो जाए, पहला वीडियो है, थोड़ा नर्वस भी हूँ आज, क्योंकि कभी वीडियो यानी सामने तो दोस्तों को बहुत पढ़ाया है, लेकिन कभी वीडियो पे नहीं पढ़ाया है। तो देख लीजिए आप लोग और थोड़ा प्रमोट कीजिए मेरे चैनल को। चलो भाई, मिलते हैं फिर, गुड बाय।